आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास जो है ना, उसी का चैप्टर नंबर 6। उस चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखिए पहले चैप्टर का अर्थ समझिए। पाठ का नाम जो है ना, उसी में उसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये जो हमारे देश में औद्योगिकरण हुआ, उपनिवेशवाद हुआ, तो धीरे धीरे करके ना गांव जो है ना, वो धीरे धीरे करके शहर बन रहा था। तो इसी शहर बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शहरीकरण। और जो क्षेत्र जो शहरीकरण में जिसमें हो गया, वो क्या बन गया? शहर। तो यही, और उसमें जो जीवन व्यतीत कर रहा है, जो भी आदमी रह रहा है, उसका जो जीवन है वो क्या कहलाएगा? शहरी जीवन। एक क्षेत्र है जिसका विकास हुआ तो क्या बन गया? वो विकास की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शहरीकरण। आज जो क्षेत्र विकसित माने हो गया, वहाँ पे सभी सुख सुविधाएं हो गई, उसे क्या कहेंगे? शहर। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो उसका जीवन यापन कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? शहरी जीवन। उस जीवन को क्या कहेंगे? शहरी जीवन। तो यही पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कोई भी नगर जो है या कोई भी देश जो है, देश के कौन कौन हिस्से में शहरीकरण हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, शहरीकरण होने के क्या प्रभाव हुए, मतलब क्या उसका प्रभाव पड़ा, इस सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला इसमें हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर द्वितीय प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप में हुई? मतलब क्या, कौन कौन ऐसी प्रक्रिया थी जिससे शहरीकरण हुआ, मतलब शहर बना, आधुनिक शहर जो बना है आज, जैसे अभी मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, तो कैसे बना है, कैसे उसकी प्रक्रिया हुई है, किन कारणों से हुई है? तो निम्नलिखित तीन प्रक्रियाएं हैं जिसमें आधुनिक शहरों की स्थापना का निर्णायक भूमिका निभाई है। ऐसे तीन प्रक्रिया है जिसके कारण से शहर बना है। वो सबसे पहला क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। इसका मतलब औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति इन्वेस्ट करने लगे। आप उस साइड से कटिए, वहाँ बैठिए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा उधर बैठिए। दूसरा नंबर क्या है? विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। विश्व के अधिकांश भागों पर, अधिकांश देशों में किसकी स्थापना हो गई? औपनिवेशिक उपनिवेशवाद के, माने उपनिवेश की स्थापना हो गई। बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश होते हैं ना, वो छोटे देश पर क्या करते? उसका शोषण करते। वही कहलाता है क्या? उपनिवेशवाद। क्या कहलाता है? बड़े और शक्तिशाली देश छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसका आर्थिक राजनीतिक शोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। तो ये उपनिवेश बना लिया, जिससे क्या हुआ? उसकी स्थापना। तो उपनिवेश क्या किया कि बड़े बड़े मिल का स्थापना कर दिया। आप जैसे भारत में ले लीजिए, जो ब्रिटिश इंडिया है, तो यहाँ पे क्या क्या बड़े बड़े कपड़ा का मिल स्थापना करना शुरू कर दिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? धीरे धीरे वो मिल बन गया, तो वहाँ पे पूंजीपति वर्ग है जो मिल बनाया, उसमें जो काम करने गया वो श्रमिक वर्ग है, और उसमें जो उसका लेखा जोखा कर रहा है वगैरह, तो वो सब क्या हो गया? आपका मध्यम वर्ग के लोग हो गए उसमें। तो सभी वर्ग के लोग वहाँ पहुँच गए, तो वह धीरे धीरे गाँव से क्या होते गया? शहर, है ना। एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना होने लगी सभी देशों में। अपने देश में ही लोकतंत्र की जो पूर्ण स्थापना माना जाता है 26 जनवरी 1950 को। मगर प्रयास पहले से ही हो रहा था, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, ये पहले से ही प्रयास हो रहा था। जैसे जैसे लोकतांत्रिक बन गया, उसी तरह से विकास होते चला गया, है ना। इस प्रकार से तीन ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हमारा जो अभी आधुनिक शहर है वो बना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है? कैसे आप बताइएगा कि कोई गांव है कि शहर है, क्या विभिन्नता का आधार होता है? तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। इसका दो मुख्य कारक है जिसे हम बता सकते हैं। वो पहला है क्या? आर्थिक, और दूसरा है प्रशासनिक संदर्भ। आर्थिक संदर्भ क्या होता है कि उसका अर्थव्यवस्था कैसा है, अर्थव्यवस्था उसका कैसा है। आर्थिक को समझिए पहले, आर्थिक क्या होता है? आर्थिक संदर्भ ये कहता है कि भाई किसमें कैसी क्रिया हो रही है। अगर वहाँ पे कि जहाँ पे बात कर रहे हैं वो प्राथमिक क्रिया हो रही है, प्राथमिक क्या हो रही है? प्राथमिक क्रिया हो रही है, यानी कि खेती बाड़ी हो रही है, कृषि हो रही है, पशुपालन हो रही है, मत्स्य पालन हो रही है, तो ये प्राथमिक क्रिया हो रही है। तो प्राथमिक क्रिया में खेती बाड़ी आता है, गाय पालन, मैंने जो भी जानवर का पालना हो गया, मछली का पालना हो गया, ये सब प्राथमिक क्रिया हो रहा है। तो अगर प्राथमिक क्रिया हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये गाँव है। क्या है? गाँव है। और ज़्यादातर लोग जहाँ पे द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में फंसे हुए हैं, जो द्वितीय क्रियाकलाप कर रहे हैं या तृतीय क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि भैया ये गांव नहीं है, क्या है? शहर है।
जहाँ पे व्यापार वाणिज्य है, फैक्ट्री है बड़े बड़े, है ना, उसको हम कहेंगे। दूसरा संदर्भ क्या है? प्रशासनिक। गांव में जो होता है प्रशासन क्या है? गांव में कोई प्रशासन दिखाई दे रहा है आपको? एगो चौकीदार मिलेगा, है ना, और क्या मिलेगा इसमें? कोई प्रशासनिक केंद्र है यहाँ पे? नहीं। अगर शहर होगा ना, शहर में क्या होता है? प्रशासनिक केंद्र होता है। मतलब क्या होता है? वहाँ पे थाना होगा, वहाँ पे उसके बाद क्या होगा? हेडक्वार्टर्स होगा सैनिक का, है ना, प्रशासनिक रूप से पूरा चुस्त दुरुस्त होगा वहाँ पे, है ना, तो उसको हम शहर कहेंगे। दो संदर्भ देखेंगे, हम लोग बता देंगे कि गांव है कि शहर है। ऐसे आप रोशनी चमक देख के ही बता देते हैं कि गांव है कि शहर है, क्या है ना, ये गांव है भैया। देखो 7 बजे के बाद अंधेरा हो गया है, ये गांव है। मतलब हालांकि हम लोग इसको विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में नहीं जानते हैं, हम लोग ऐसे देखे तो पता चल लेते हैं, परंतु यहाँ जानना नहीं ना, लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक आर्थिक संदर्भ है और दूसरा क्या है? प्रशासनिक संदर्भ है। रंजीत कुमार बीच में स्टार्ट करिए, उधर तो फिर पीछे कर देंगे आपको, बात नहीं कीजिए। बीच में आप बतिया रहे हैं, इन्हें घूम रहे तो फिर हट जा रहे हैं। जैसे मैंने घूमे तो बतिया रहे हैं, फिर इन्हें घूम जा रहे तो हट जा रहे हैं, क्या बात है? रंजीत कुमार खड़े जाइए। जब हम इधर घूम रहे हैं तो आप खड़े जाइए, जब इम्पोर्टेंट बात है तो आराम से बतिया लिए ना। अच्छा हम इन्हें घूम रहे हैं तो बतियाने लगते हैं। अच्छा मैंने वैसे हमको पता नफरत होता है ऐसे बच्चों से, हमको ऐसा एक्टिविटी से। आपको बतियाना है 5 मिनट लीजिए, आराम से 2 आदमी जाइए बाहर बतिया लीजिएगा। ये गेट लेकर रंग नहीं बदलिए, गलत वाला खराब लगता है, बैठिए। ये हमको बिल्कुल बेकार लगता है, ऐसा नहीं बोलिए कीजिए। क्लास में बैठे हैं तो आराम से क्लास में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मन में कोई बात आता है तो मन में सोचिए, दूसरा को समझाने का पूछने की क्यों जरूरी है? आपको यहाँ बैठे हैं तो मेरा बात सुनिएगा समझ के, उसको मन में सोचना भी तो पड़ता है कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ था। अब मन में कोई बात आता है अपने मन के अंदर रखें, दूसरों से शेयर करने को जरूरी है, क्या समझे? क्लास में बैठ के उल्टा पुल्टा काम नहीं कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो ये हम समझ गया कि शहर का मतलब जो पहचान कैसे होता है, गांव का पहचान कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? देखिए इसका मुख्य आधार क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व। आखिर जनसंख्या वहाँ पे कितना है, इसका जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया कि इतना जगह है ये और इतना जगह यह भी है, दोनों है सेम है। चलिए इसमें जो है ना उतना ही बड़ा सेम टू सेम है। मतलब आप देखिए इसमें 100 आदमी रह रहा है और इसमें 1000 आदमी रह रहा है या 1200 आदमी रह रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। समान क्षेत्रफल है और उसमें लोगों की संख्या देखिए ज़्यादा और कम है। इतनी दूरी, इतनी जगह में 100 आदमी है और इतनी जगह में यहाँ पे 1000 आदमी है, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो हम कहेंगे ये शहर है। और यहाँ पे ये कम है तो क्या कहेंगे? गाँव है। अगला क्या है? कृषि आधारित क्रिया का अनुपात। जो शहर में लोग होंगे वो खेती बाड़ी कम करते होंगे, तो जो यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं यानी कृषि कम करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे क्या ये लोग? शहरों में खेती बाड़ी नहीं होता है और गांव में क्या होता है? कृषि होता है। आई बात समझ में? तो ये 2 चीज़ों से हम आराम से पहचान सकते हैं कि भाई गांव है कि शहर है। जहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा लोगों का निवास होगा, जहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, वो अब निश्चित रूप से क्या होगा? शहर होगा। और जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होगा वो क्या होगा? ग्रामीण इलाका होगा। शहरी इलाका होगा उसमें खेती बाड़ी नहीं होता होगा, कृषि क्रियाकलाप नहीं होता होगा। गाँव में कृषि क्रियाकलाप ही होता होगा, है ना। ये सब उसकी पहचान है। चलिए नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, गाँव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। गांव के कृषि जन्य क्रियाकलाप, ये आर्थिक क्रियाकलाप होता है। देखिए गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा होता है। यहाँ पे है होगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा है। देखिए गांव का अधिकांश लोग जो होता है ना खेती बाड़ी ही करते हैं। उसका मुख्य पेशा क्या होता है? कृषि। उसी से उसका जीविकोपार्जन होता है, उसी से उसका घर चलता है, उसी से 2 पैसे कमाते हैं, उसी से जो भी करना है उसी से होता है ज़्यादातर। और अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की ही होती है। जो भी गांव की वस्तुएं होती हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें कृषि से ही उत्पादित होती है ना। कृषि से ही, खेती बाड़ी से ही प्राप्त होने वाला चीज़ होता है। जैसे अब मुरही का लाई बना के बेच रहा है, धान का हो गया, है ना। कल के कुछ मिठाइयाँ बन रहा है तो दूध का हो गया। नॉर्मली चीज़ जो बिकता है गाँव में, खाने पीने की वस्तु हो या पहनने की वस्तु, ज़्यादातर कृषि उत्पाद ही होते हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। और गाँव के लोगों का आय का जो मुख्य हिस्सा होता है ना वो कृषि ही होता है, खेती बाड़ी से ही आय प्राप्त होता है। अब तो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकता आ रही है, परंतु एक समय था कि खेती बाड़ी पे लोग पूर्णतः आश्रित थे, पूर्णतः। आज तो साइड में लोग बिजनेस भी करते हैं कि भैया खेती बाड़ी हमेशा तो होता हूँ ना, तो साइड में कोनो बिजनेस कर ले ना, तो चल बाहर कमा के अवेले साइड में।
ऐसा लोग अपना लिया, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग पूर्ण रूप से खेती बाड़ी पर ही आश्रित थे और माल मवेशी पाल लेते थे। खेती बाड़ी में लगे तो खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, तो माल मवेशी पाले, गाय भैंसी है उसी को पालने हैं, गाय भैंसी बकरी सब पाले हुआ अपना, इस तरह से होता था सिस्टम। अब धीरे धीरे बदलाव हो गया। अब क्या हो गया कि नहीं, खेती बाड़ी तो करेंगे और साइड में कोई बिजनेस भी कर लेते हैं ताकि मेंटेनेंस रहे, बीच में गैपिंग मिले तो उसमें भी पैसा का आमदनी बना रहे। ऐसा लोग करते हैं तो बाहर चले जाते हैं ना, तो साइड में कोई बिजनेस कर लेते हैं, है ना। सब लोग थोड़ी ना पशुपालन करते हैं, नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ये अब नया है। मगर जो भी लोग गांव के होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, कृषि संबंधित व्यवसाय से ही जुड़े होते हैं। कृषि से संबंधित व्यवसाय का मतलब खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि कृषि का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होता है। कृषि का मतलब उन सभी क्रियाओं से होता है, जैसे बकरी पालना, भैंसी पालना, या कोई भी जानवर को पालना, या मछली पालना, ये सब कृषि ही होता है। पता है ना कि नहीं, कृषि क्रियाकलाप ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। शहर में ज़्यादातर क्या होता है, शहर में राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है, वहाँ पे राजनीतिक प्रशासन होता है। जैसे पटना में हमारा क्या है, पटना हमारे बिहार की राजधानी है, तो वहाँ पे प्रशासनिक जगह हुआ, वहाँ पे हाई कोर्ट, वहाँ पे हाई कोर्ट है, उसके अलावा बहुत बड़े पुलिस का जो कैंप होगा। तो इस तरह से प्रशासनिक केंद्र होता है। जो भी प्रशासनिक काम होगा वो शहरों में होता है ज़्यादातर। वहाँ पर दस्तकारी है, व्यापारी है, अधिकारी है, वो सब बसने लगते हैं साइड में, और धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होता जाता है ना। जैसे आप मान लिए कि कोर्ट है, कोर्ट आपका चला गया शिवहर में चला गया, अगर कमरौली में कोर्ट बन जाता तो ये प्रशासनिक क्षेत्र हो जाता, और यहाँ पे जब धीरे धीरे करके और व्यवसाय बढ़ने जाता, उससे जुड़ा हुआ व्यवसाय जुड़ता और लोग बढ़ते, यहाँ पे इसका एक शहर हो जाता आपका। एक कोर्ट के यहाँ पे, एक कोर्ट को ले आइए और एक थाना को ले आइए, शिवहर थाना को, यहाँ पे बस इस शहर हो जाएगा और वही गाँव हो जाएगा, है कि नहीं। शिवहर इसमें यही फर्क है कि वहाँ पे कोर्ट है, थाना है, प्रशासनिक केंद्र है ना, इसलिए वो शहर है। यहाँ पे कुछ नहीं है, उस ना कोर्ट है, ना थाना, ना कोई प्रशासनिक केंद्र है, ना डीएम अति समारोहालय है, तो होगा इस शहर। जहाँ पे है वो शहर हो गया। तो वो भी गाँव में था, जैसे कमरौली था, जैसे शिवहर था, कोई अंतर नहीं था। आज से 50 साल पहले सब कमरौली और शिवहर में कोई अंतर ही नहीं था, सेम था। मगर आज अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कोई अच्छा आदमी के पास जिसका पैसा हो जा रहा है, वो कहाँ रहा है, सारा के शिवहर में ज़मीन खरीद के घर बना रहेगा, घर शिवहर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आमदनी का स्रोत बन जाएगा, इसलिए सोचता है लोग। छोटा सा दुकान भी खोल लेंगे तो कुछ इनकम बन जाएगा, ऐसा लोग सोच लेता है। शहर में, अपना गांव में खोलिए तो कितना इनकम होगा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं। यही कोचिंग में अगर शिवहर, स्वाभाविक है कि इतना कोचिंग हम लोग का है, ये शिवहर में चल जाएगा कोचिंग, तो क्या होगा। रुकिए अभी रुकिए, थोड़ा देर बैठिए, अभी खोलेंगे। अगर शहर में चलाएंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक कि ज़्यादा इनकम होगा। तो क्या इनकम होगा, जगह नहीं रहेगा बैठने का। देखो जितना सुविधा यहाँ पे मिल रहा उतना शिवहर में मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, शहरी में क्या होता है, मुख्यतः शहर में क्या होता है, राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र मतलब क्या, राजनीतिक क्रियाकलाप ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक। अरे ठीक है, जाओ वहाँ पे। देखिए नेक्स्ट अगला है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से कैसे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए नगरीय जीवन यानी नगर का जीवन, शहर का जीवन आधुनिकता से जुड़ा हुआ है। कैसे, देखिए नगर में जो भी लोग होता है ना, वो पूरा आधुनिकता से जुड़ा, मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन है उसके अंदर। दो छई लगाया टप्पा में पूरा हिल जाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन देखिए, दिखाओ नहीं करो कितना तेजी में आगे जब घुसा है एक बार विदाउट परमिशन। देखिए नगरीय जीवन जो होता है वो आधुनिकता से जुड़ा हुआ। कैसे, पूरा आधुनिकता है उसमें। कोई भी डिजाइनिंग या कोई भी फैशन पहले आता है तो क्या गाँव में आता है, नहीं, वो पहले कहाँ आता है, शहर में। जैसे न्यू क्वालिटी का कपड़ा आया, कहाँ आएगा, पहले शहर में आएगा। शहर के लोग यूज करने का तुरंत गाँव में चला प्रभावित हुआ। पहले तो क्या था, कोई कपड़ा का डिजाइन, कोई बाल का डिजाइन या कोई तरह का डिजाइनिंग आया कोई भी चीज़ तो शहर में आ गया, 5 साल 10 साल के बाद गांव में आता था। अब थोड़ा सा फास्ट ज़माना हो गया है, इसलिए वहाँ पे आया, 5-6 दिन के बाद यहाँ पे भी हो गया, तो वो इसी दिन हो जाता है। जो कपड़ा कल वहाँ पे दिल्ली में लॉन्च हुआ, दिल्ली में लोग कपड़ा खरीदना गया, उसने यानी का वो कल होकर बिहारों में मिलना शुरू हो जाता है। तो अब सब फास्ट ज़माना हो गया ना। तो ये पहले ऐसे ही कोई भी चीज़ पहले शहर में ही होता है, वो चीज़ जो आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है। देखिए एक बात है, परिवर्तन ही प्रकृति का अटूट नियम होता है। परिवर्तन समय के साथ साथ बदलता जाता है ना। समय के साथ आ रहे बदलावों को हम आधुनिकता की श्रेणी देते हैं।
जो समय समय जैसे जैसे बदल रहा है, वहाँ बैठे उधर उधर दिखाने, समय जैसे जैसे बदल रहा है उसे आधुनिकता बदलता है कि नहीं बदलता है। तो अब यहाँ पे बात को समझिए कि आधुनिकता कैसे आ रहा है, कैसे हम कैसे कहेंगे मॉडर्न हो गया है तू, तुम्हारे पहनावा ओढ़ावा बात विचार रहन सहन में बदलाव होते जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे तुम मॉडर्न होते जा रहे हो। तो मॉडर्न समय जैसे जैसे बदल रहा है हम लोग मॉडर्न की तरफ आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और तरह तरह के बदलाव भी हमारे साथ हो रहे हैं। यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा में हो रहा है, हमारे पहनावा ओढ़ावा में हो रहा है, जीवन का जो स्तर है हमारा जो लेवल है रहन सहन का उसमें हो रहा है। सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में ही अपनाया जाता है। सबसे पहले कहाँ होता है, शहर में। शहर ही सबसे बड़ा बदलाव का चेंज होता है, जगह का वही जगह पे सबसे पहले चेंजिंग आता है। कोई भी चीज़, चाहे वेशभूषा कोई भी बदला है, चाहे कपड़ा का डिजाइनिंग हो चाहे बाल का डिजाइनिंग, सबसे पहले कहाँ पे हुआ, शहर में। वेशभूषा बदलाव, जीवन का स्तर रहन सहन जो है बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। पहले क्या थे, शहर के लोग जीन्स पहनते थे और टी शर्ट पहनते थे, अब क्या गांव के लोग भी बहुत पहले से ही मैंने होने लगा। उसके बाद शहर में जो भी फैशन आता है वो सब गांव में आता है। पहले लोग शहर में क्या करते थे, डाइनिंग टेबल कुर्सी माने कुर्सी पे बैठ के टेबल पे आराम से रख के खाना खाते थे डाइनिंग टेबल पे। क्या गांव में नहीं हो गया वो सिस्टम? पहले गांव में लोग ऐसी चटिया बिछा लिया, सब परिवार के लोग बैठ के आराम से खाते था बैठ के। और अब क्या सिस्टम हो गया, नहीं भैया यहाँ पे टेबल लगाओ कुर्सी लगाओ, है ना। सिस्टम हो रहा है कि नहीं, चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। नीचे CPU चालू कर दिए, क्यों नहीं हो रहा है? आधुनिकता। तो हम लोग देखें क्या कि बदलाव सबसे पहले कहाँ पे होता है, शहरों में होता है ना। कोई बदलाव ज़्यादातर कहा था शहरों से होता है शुरू, और धीरे धीरे गांव की तरफ वो आता है। गांव में भी बदलाव होता है, सबसे गांव बदलाव नहीं होता है, गांव में बदलाव होता है, हुआ है, होगा भी, चेंजिंग होते जा रहा है, परंतु सबसे पहले शहर में आता है कोई भी बदलाव, है ना। नेक्स्ट क्या है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है? ध्यान दीजिएगा, नगर में जो भी लोग रहते हैं उसको विशेषाधिकार जो प्राप्त है वो अल्पसंख्यक है, ऐसा क्या बात कर रहे हैं, को समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए विशेषाधिकार प्राप्त होता है उसको मतलब, कहाँ से खुलेगा भाई, सही रह रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नगरों में जो लोग रहते हैं, जो उसमें खास लोग हैं, विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले लोग, सबको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो वो अल्पसंख्यक, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको विशेषाधिकार मिलता है। देखिए शहर में आप जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, क्या उसमें सब आदमी जाता है और अपने गांव के लोग जाता है, उसमें बैठ के रेस्टोरेंट में खाता है? हैं? वो बड़े बड़े जो मॉल्स है उनमें जाके कपड़ा खरीदता है, वहाँ पे जाके खाली सेल्फी ले सकते हैं आगे से, और कोना कोना में तो वो मना है कि आगे सेल्फी भी नहीं लेना। शहर में रहने का मतलब ही नहीं होता कि बहुत अच्छा लड़का होगा वो, ऐसा कोई बात नहीं है। मॉडलाइज, देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। 100 में से 5% या 6% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है, वो धनी मनी हैं, बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े लेवल के लोग हैं। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण यह है कि पूंजी का असमान वितरण होता है। शहर में जाइएगा तो एक और करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं जो 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, और कुछ लोग 10 रुपया के लिए गाड़ी भी साफ करते हैं। पैसों में, पूंजियों में बहुत बड़ा अंतर है शहर में। गांव में ज़्यादा अंतर नहीं होता, गांव में लगभग सब बराबर कैटेगरी के रहते हैं। कुछ लोग गांव में भी अमीर होते हैं, अलग बात है, अपवाद होते हैं, मगर शहरों में जो होता है बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग वहाँ के पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े कारखाने को लगा कर बैठे हैं, इसके अंडर में 2000 लोग काम कर रहे हैं प्रतिदिन, तो वो करोड़पति अरबपति हैं। और जो मजदूर यहाँ से बिहार से, मध्य प्रदेश से जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी आमदनी बहुत लो लेवल की है। वो 5 स्टार होटल में घुसेंगे तो एक बार होटल में जाएंगे तो
दिन का जो खर्चा होगा वो पूरा 1 महीना में जो कमाएगा एक के दिन में खत्म हो जाएगा। 1 महीना कमाएगा वो 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा उस होटल में। इतना बड़ा होटल है, इतने बड़े पैसे वाले होटल सब हैं। बताइए, मॉल में घुसेगा, 1-2 कपड़ा खरीदेगा, उसका कितना आधा वेतन सैलरी गायब हो जाएगा। तो विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? 5 से 6% ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, जिसका अपना एरोप्लेन है, जिसके छत पे एरोप्लेन उतरता है, अपने छत पे जाकर बैठता है, फिर एरोप्लेन से उड़ने जाता है। वो कभी लंदन है, कभी न्यूयॉर्क है, कभी ऑस्ट्रेलिया है, कभी जापान है, घूमते रहते हैं अपना बिजनेस के सिलसिले में। ऐसे कितने % लोग हैं? 5 से 6% लोग हैं। बाकी सब तो जो 95% लोग हैं वो तो नॉर्मल कैटेगरी के हैं, है ना। तो विशेषाधिकार प्राप्त लोग क्या है? अल्पसंख्यक। समझ में आया? विशेषाधिकार माने विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले लोग क्या है? अल्पसंख्यक है, माने बहुत कम है। आया समझ में कि नहीं आया? विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले लोग क्या है? अल्पसंख्यक है, यानी कि बहुत कम है। अब देखिए, इसमें पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही सीमित होती है। जो पूंजी होती है ना, करोड़ रुपया, तो कुछ मुट्ठी भर लोग हुए, 4-5% लोग हैं जिसके पास सारा पूंजी है। समझे कि ना? पूरे दुनिया में 5-10 लोग ऐसे हैं जिसको एक तरफ निकाल दीजिए, अब पूरा दुनिया के जितने, माने पूरी दुनिया छोड़िए, अपने इंडिया में ही ले लिए। इंडिया में 10 आदमी ऐसे हैं जिनको एक तरफ कर दीजिए, अब पूरा लोग जितना आपका 150 करोड़ लोग हैं ना, उसको एक तरफ कर दीजिए, वो 10 आदमी को छोड़ के। वो 10 आदमी के पास इतना संपत्ति है जितना कि आपकी 150 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। सबको जोड़ दीजिएगा ना पैसा, तभी वो 10 के बराबर नहीं होगा। इतना पैसा 10 आदमी के पास है, तो क्या है वो? मतलब समझ सकते हैं क्या है वो? विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले लोगों को विशेष अधिकार है सब कुछ में, है कि नहीं? उसके लिए नया नियम बनाया था। उसके लिए एरोप्लेन में जाकर वो एरोप्लेन का वेट नहीं करती हैं, उसके लिए एरोप्लेन वेट करता है ना। जिस ट्रेन पे जाएंगे तो ट्रेन वेट नहीं करेगा। ट्रेन हालांकि सरकारी संपत्ति है, मतलब ट्रेन के लिए वेट नहीं करेगा, ट्रेन उसके लिए वेट करेगा, जो आएंगे तो खुलेगा। ऐसा मतलब सरकारी वाला संपत्ति में नहीं होता, उसका प्राइवेट सब कुछ होता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे विशेषता किसको प्राप्त है? जो पूंजीपति लोग हैं उसी के पास, कुछ और ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, है ना। जैसे आपका देखिए, आपका जो जियो कंपनी का मालिक है मुकेश अंबानी, उनके पास देखिए टाटा है, बिरला है, इस सब टक्कर में आइएगा पूरा। एक बार में आ गया तो पूरा बिहार खरीद लेगा वो। फिर भी बता रहे समझ ना कितना का इनकम है, समझ। विशेषाधिकार इस लोग को प्राप्त नहीं होगा, सबको प्राप्त होगा। बताइए आप ही, सबको कहाँ से प्राप्त होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार से आंदोलन का प्रयास से बनी है? नागरिक चेतना, देखिए आंदोलन जो होता है ना, तो नागरिक के में चेतना आती है, जागृति आती है। देखिए, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी होता है। आप चाहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, तो आपको राजनीति को जानना पड़ेगा, राजनीतिक अधिकारों को जानना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है और कौन कौन सा अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो राजनीतिक अधिकारों को जो जान जाएगा ना, उसका पैसा का इनकम भी बरकरार हो जाएगा, वो पैसा का आमदनी भी बढ़ा सकता है। समझ में आया कि नहीं? जो आदमी राजनीतिक अधिकारों को ही नहीं जान रहा हो तो फंस जाइएगा, नहीं फंस जाइएगा। मान लिए कि आप ऐसी जगह पे दुकान डाल दिए जहाँ पे मना है, तो आपको क्या हो जाएगा? आप 1 लाख में दुकान बनाए और पुलिस आया, आपको 2 लाख जुर्माना ठोके चला गया, तो आपका क्या हो गया? अब क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है ना। आप गए दुकान खोल दिए, आपको पता नहीं था कि आज बंदी है, पूरा दुकान में आंदोलनकारी आया, पूरा दुकान फोड़ के चला जाएगा आपका। तो 2 लाख का दुकान खोले, शीशा उसा लगवाए, और वो आज बंदी था, आप समझे नहीं, राजनीति को समझ भी नहीं किया कि आज चुनाव है चाहे कुछ है, जाकर दुकान खोल दिए, पुलिस आकर आपका फोड़ दिया दुकान। होगा कि नहीं हुआ? तो राजनीति को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप आर्थिक क्रिया लाभ कर पाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? व्यवसायिक पूंजीवाद, जो व्यवसाय करने वाले जो पूंजीपति लोग थे, वो किस प्रकार से नगरों में उद्भव का काम किए, कैसे नगरों को बनाए, वो कैसे शहर बना दिए। तो देखिए, जो व्यवसायिक पूंजीवाद होते हैं ना, जो व्यवसायी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाते हैं या बड़े बड़े बिजनेस करते हैं,
वो नगरों को बनाने का काम, उद्भव माने का नगर को बनाने का काम किए। कैसे कैसे योगदान दिया अपना वो, क्योंकि वही लोगों के कारण नगरों में क्या हुआ कि अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो गया, अच्छे धनी मनी लोग होंगे तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होगा, यातायात उनके जाने आने के लिए सड़क अच्छा बन जाएगा, है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाएंगे। तो जहाँ पे शिक्षा अच्छा है, यातायात अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो वहाँ पे तो स्वाभाविक ही विकास होगा। गरीब लोगों के झोपड़पट्टी में क्या एनएच बढ़िया रोड बनेगा, वहाँ पर तो वो आड़ी चला गया, वो बहुत बड़ी बात है। वो पगडंडी चला गया ना, आड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी चला गया तो बहुत बड़ी बात है। शहरों में जहाँ जज साहब का घर है, उन्हें कहे वकील साहब का घर है, उन्हें वो व्यापारी हैं, बहुत बड़े करोड़पति हैं, उनका घर है, उन्हें कहे वो है कलेक्टर है, डीएम साहब है, उनका घर है, एसपी साहब है, उनका सबका है। तो उधर ना सड़क उड़क बनेगा, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था होगा। कि गांव में जहाँ पे वो अति झाड़ू लगाने वाला है, वो सब्जी बेचने वाला है, वो छोटा मोटा वो व्यापार करता है, वो दुकान खोले हुआ है, छोटका कोचिंग खोल ले है, तो ओकर तक विकास होगा। वहाँ पे रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा? नहीं। सड़क कहाँ बनेगी बताइए? जहाँ पे सबका विकास होगा। लीजिए, हो गया सो। अब मेरा लाइट भी बंद हो गया, दोनों लाइट बंद हुए, देखिए, वो लाइट बंद, अब वो लाइट बंद, दोनों लाइट आए, दोनों लाइट बंद हो गया, अंधेरा हो गया। कहना पढ़ाएंगे अंधेरा में, कहना पढ़ाएंगे भाई? आई देखिए ना, ऐसा सिस्टम है। क्या आदित्य कुमार, नींद आ रही है? जाइए ऊपर वाला कंप्यूटर वाला रूम में बैठ के सीखिए, कंप्यूटर सिखा रहा था, सीखिएगा, बैठिए कंप्यूटर थोड़ा देर, जाइए बैठे, क्या लगे, जाइए। यहाँ तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, कंप्यूटर वाला रूम में बैठेगा कुछ समझ में आएगा, जाइए देखिएगा। ऊपर देखिएगा कंप्यूटर वाला क्लास बीच में नहीं देखे हुआ है, एक ऊपर जाना ना तो गेट होगा, गेट के आगे घुसना तो इधर करिए, वो कमरा होगा, ये वाला कमरा, इसी के ऊपर जस्ट यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर। ये रिंग में आ जाना नहीं चाहिए। अरे भाई रिंग नहीं आओ, रिंग हुआ चला गया तो गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा लॉक, अरे भैया कहाँ ऐसे हो गया? साफ है ब्लैक, गेट क्लोज का जी, पूरा ब्लैक ही हो गया एकदम। क्या हो गया? इसको खराब हो जाता जैसे। देखिए, तो नगरों का विकास में सबसे बड़ा योगदान किनका था? इन लोगों का, व्यवसायी का, पूंजीपतियों का। ये लोग क्या किए, शिक्षा में वहाँ पे सुधार हो गया, वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज खुलने लगे। वहाँ पे जहाँ पे धनी मनी बाप के लड़का हो, धनी मनी लोग होंगे, व्यवसायिक लोग होंगे, पूंजीपति लोग होंगे, वहाँ पे तो अच्छा स्कूल खुलेगा ना, वहाँ पे कोचिंग भी खुलेगा, VIP खुलेगा, AC वाला एकदम पूरा एकदम, टीचर भी एकदम हाई प्रोफाइल होंगे। उसके बाद यातायात की सुविधा, वहाँ पे सड़क भी बहुत बढ़िया होगा, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, वहाँ पे मेडिकल व्यवस्था भी बहुत बढ़िया होगा। नहीं होगा? कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा लोग पूंजीपति लोग होंगे, व्यवसायिक लोग होंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे वैसा अच्छा नहीं होगा। समझ रहा है कि नहीं? तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका थी, किस प्रकार से थी उसको बताइए। तो शहर का उद्भव में सिर्फ पूंजीपति लोग ही बने क्या? नहीं। देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, शहर का उद्भव हुआ कैसे? वहाँ पे एक बड़े से फैक्ट्री खुला, पूंजीपति लोग क्या किए, एक बड़ा सा कपड़ा का मिल फैक्ट्री खोल दिए। अब उस मिल में 10,000 लोग काम करने आए। ओके, 10,000 लोग कहाँ से गए? गाँव से। वो क्या थे? मजदूर थे, वहाँ पे मिल में गए काम करने के लिए। तो वहाँ पे पूंजीपति लोग हैं, कितने लोग हैं? पूंजीपति कितने फैक्ट्री खोले? तो 10-20 लोग हैं जो फैक्ट्री खोल कर रखे हुए हैं। 10-20 लोग फैक्ट्री खोल कर रखे हैं, जिसमें 1 लाख मजदूर काम कर रहा है, 10,000 मजदूर में काम कर रहा है। तो समझ रहे हैं? तो 10 आदमी जो है मालिक हैं और 1 लाख आदमी क्या है में मजदूर हैं। तो एक जगह हो गया, वो अब क्या हो गया, वहाँ पे सब लोग जाके काम करने लगा। तो क्या मालिक का घर परिवार नहीं होगा? उसके बच्चे नहीं होंगे? उनको पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहाँ पे विद्यालय खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुल गया। वहाँ पे वो बीमार होंगे कि नहीं होंगे? तो उनको भी चाहिए, इलाज करने का अस्पताल खुल गया। उसके बाद सड़क अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए तो सड़क भी बन गया, क्योंकि वहाँ पे सब सुविधाएं रहेगा तभी जाके फैक्ट्री में माल जाएगा, आएगा, बिकाएगा, है ना। आए समझ में। अब वहाँ पे जो 1 लाख मजदूर पहुँचे हुए हैं वो सोचे क्या रे भैया यहाँ पे अस्पताल अच्छा है, यहाँ पे बिजली अच्छा है, सड़क यहाँ अच्छा है, तो क्यों ना अपना परिवार को बुला के लेते यहीं पर रखेंगे रूम लेके। तो अपना परिवार के बाल बच्चे को लेकर चला गया वहीं पे। वहाँ पे रहते क्या देखा, जब सब लोग और बहुत सब लोग अपना लोग को ले गए तो वहाँ पे बसना शुरू कर दिए। ज़मीनों खरीद ली वहाँ पर बगल में, ज़मीन वही सस्ता था उस समय, खरीद लिए सब आदमी। वहाँ पे अब देखिए वकील भी चाहिए, कैसा कैसे हुआ तो वकील भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, मुंशी भी चाहिए हिसाब किताब करने के लिए, है ना। तो ये सब की आवश्यकता पड़ी। किन लोगों की आवश्यकता पड़ी? तो वहाँ पे पड़ी किसकी आवश्यकता? शिक्षक की, वकील की, चिकित्सक की, इंजीनियर की, क्लर्क की, अकाउंटेंट की, है ना। भैया शिक्षक जो है पढ़ाएंगे बच्चों को, किसके बच्चों को? अमीरों के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी अमीर वाला टीचर है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ जब मजदूर लोग पहुँचे अपना परिवार लेकर तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए तो टीचर चाहिए वहाँ पे, तो उनके लिए शिक्षक। वकील कैसा कैसे तो होबे करेगा, आपस में लोग रहेगा 1 लाख लोग तो आपस में झगड़ा झूड़ी करवे करेगा, कैसा कैसे करवे करेगा कोई ना कोई मुद्दा के लेकर, तो वकील चाहिए वहाँ पे। चिकित्सक बीमार पड़ेगा तो इलाज करने के लिए डॉक्टर भी चाहिए। इंजीनियर वहाँ पे घर उड़ बनवाएगा, कोई चीज़ बनवाएगा तो इंजीनियर भी चाहिए उसका नक्शा निकालने के लिए, बड़े कुछ करने के लिए। क्लर्क जो ऑफिस खोलेगा उसमें क्लर्क भी चाहिए, लेन देन का हिसाब करने के लिए। अकाउंटेंट जो भी मैनेजमेंट होता है उसमें कितना पैसा आया, कितना गया, कितना का सेल हुआ, कितना का परचेज हुआ, कितना वेतन गया, सबका खबर रखने के लिए अकाउंटेंट भी चाहिए। तो ये लोग बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये लोग जाएगा तो खाली अकेले जाएगा कि अपना परिवार के लिए, वो भी परिवार के लिए चल जाएगा। तो देखिए वहाँ पे मालिक के बच्चे थे, परिवार था पहले से ही, मजदूर के लोग भी पहुँच गए और ये लोग के परिवार भी पहुँच गए। तो वहाँ पे मालिक भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क भी है, वकील भी है और मजदूर क्लास के लोग भी हैं। तो क्या बन गया उनका शहर। तो क्या इनका योगदान नहीं था उसमें शहर बनने में? तीनों का योगदान था। पूंजीपति लोग का योगदान था, मजदूर का भी योगदान था और ये मध्यम वर्ग के लोगों का भी। इसको कहते हैं मध्यम वर्ग के लोग, क्या कहते हैं? मिडिल क्लास। क्या कहते हैं इसको? मिडिल क्लास। आपके दिमाग में आ रहा भाई शिक्षक, वकील, चिकित्सक, डॉक्टर और इंजीनियर, ये सब मिडिल क्लास होते थे। हाँ ऐसे मिडिल क्लास होते हैं, ये मिडिल क्लास है। आप सोचते हो कि बहुत अमीर आदमी होंगे, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, नहीं, मिडिल क्लास के लोग हो गए। अमीर तो वो लोग हैं जिनके पास एक दिन का आमदनी 1 करोड़ रुपया है। ये तो जीवन भर 10 साल में कमाएंगे तो 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, 1 साल में कमाएंगे तो 1 करोड़ रुपया कमाएंगे ना। इसे लोग वैसे होंगे। अब मजदूर कहते खैर बातें मत कीजिए, करोड़ रुपया कहिए कमाएंगे, कल्पना ही नहीं कीजिए। साल में 1 लाख रुपया हो गया तो बहुत खुश हो जाएंगे शायद, समझ ना, वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन लोगों का भी भूमिका था। अब देखिए अब इन लोग नहीं रहेगा तो शहर रहेगा वहाँ पे, बताइए। जब वहाँ पे शिक्षक नहीं रहेंगे, वकील नहीं रहेगा, चिकित्सक नहीं रहेगा, इंजीनियर सब नहीं रहेगा तो क्या वहाँ पे मिल मालिक या कोई भी पूंजीपति के बच्चे या कोई फैमिली रहेगा वहाँ पे? नहीं रह पाएगा। इनके बिना काम चलेगा क्या? इनके बिना आपका काम चलेगा? बोलिए आप। और यहाँ गाँव में या शहर में कहीं भी ये लोग अगर नहीं रहे तो आपका काम चलेगा? किसी आदमी का, गरीब का भी काम नहीं चलेगा, अमीर का भी काम नहीं चलेगा। तो ये लोग रहा तभी ना वो शहर बचा। ये लोग रहबे नहीं करता तो शहर बचता नहीं बचता। कहता हम चल जाएंगे तो अपने जितने गांव के टीचर हैं सब चल जाएंगे बाहर, चले गए शिवहर में, शिवहर में ही घर खरीद कर रहने लगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शिवहर जाना पड़ेगा पढ़ने, कोई टीचर ही नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो यही लोगों के कारण से शहर बनता है, जान लीजिए। इनके खाली इन लोगों के कारण से नहीं, पूंजीपति लोगों के कारण से ही बनता है, इनके कारण से ही और मजदूर के कारण से ही बनता है। शहर हो गया, गाँव क्या हो गया? खाली। शहर में सब लोग भरा हुआ है, शहर में जगह नहीं चलने के लिए, गाँव में जगह ही जगह है पूरा। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये बात है। अगला है श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? देखिए शहर में क्यों आया? शहर में जो मजदूर थे वो लोग क्यों आया? श्रमिक वर्ग क्यों आया? श्रमिक क्यों आते हैं? पैसा के लिए आते हैं, 2 पैसा का। देखिए हुआ क्या कि खेत, अब औद्योगिक क्रांति हो गया। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? बड़े बड़े मिल लग गए। बड़े बड़े जब मिलों की स्थापना हो गया तो वहाँ छोटे छोटे उद्योग चलना बंद हो गया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सब बंद होने लगा। तो उसको रोजगार जो गाँव में मिला था वो खत्म हो गया। जमीन तो पहले ही बिक चुकी थी, किसी के पास जमीन था भी नहीं जल्दी। तो ऐसी स्थिति में जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं वो क्या करेगा बताइए ज़रा? ज़मीन भी उसके पास नहीं है। अब ऐसी स्थिति में फैक्ट्री प्रणाली शुरुआत हुआ। शहर में क्या हुआ? फैक्ट्री उटी लगना शुरू हो गया। अब फैक्ट्री में परमानेंट काम मिल रहा है लोगों को, और गाँव में महीना में 2 दिन, अरे साल में 2-3 महीना काम मिला, उसके बाद बेचारा बेरोजगार पड़ल है। तो आमदनी कहाँ से आएगा? खेती है नहीं, ज़मीन है नहीं तो खेती करेगा, और रोजगार है नहीं से रोजगार करेगा तो क्या करेगा बताइए आप ही? यही बचा हुआ पशुपालन कीजिए,
तो पशुपालन करने के लिए भी ज़मीन चाहिए कि तो कुछ चारा उरा लगाने के लिए भी फसल लगा दे उसमें, तो वो भी नहीं है बेचारे के पास, तो क्या करेगा वो बेचारा? एकदम मजदूर क्लास के व्यक्ति है, वो क्या करेगा? आज शहर में उसको क्या कहा जा रहा है कि आओ तुमको इतना हज़ार का वेतन देंगे, रहना पीना खाना की व्यवस्था कर देंगे। तो क्या चलो भाई वहाँ पे खाने की व्यवस्था हो ही गया, रहने की व्यवस्था हो ही गया, अब पैसा मिल रहा है हर महीने महीने, तो वहाँ पर जाकर काम ना करेंगे, इसे गाँव में बैठल रहेंगे, वहाँ पर काम करेंगे तो बाल बच्चा को यहाँ भेजेंगे तो वो लोग खाए पिएगा, है कि नहीं? तो क्या हुआ, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में हो गया। जितने श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर क्लास के फैमिली के लोग थे, वो सब कहाँ भाग गए? शहर में। हम लोगों में से इसमें कितने लोग होंगे जिनके माता पिता यहाँ, जिनके पापा यहाँ नहीं रहते? माता तो यहाँ रहती होगी, वहाँ पापा बहुत के लोगों के यहाँ नहीं रहते। कितने लोगों के पापा यहाँ नहीं रहते हैं? बिहार में आते थे, बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। हाथ उठाइए, देखें, देखिए बताइए, इतने लोग अभी भी हैं? बताइए, तो कम हाथ उठा रहा है शायद, सब लोगों का शायद रोजगार, हाथ गिराइए, शायद कुछ लोग रोजगार मिलेगा, नहीं तो हम तो कहते हैं इहो नहीं मिलता है। बहुत पहले तो 90% लोग हाथ उठाते हैं हमारे पापा जब दूसरी जगह है। क्यों चले गए? जरा सोच के देखिए, आप दिमाग लगाइए कि आपके पापा जी, इनके पापा भी बाहर गए हैं, क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिला उनको ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई चाहते हैं कोई बिजनेस करे तो पैसे नहीं है, ऐसा ना गए हैं बाहर में, निकाले जाते बाहर में। केकरा शौक लगा ले बाहर में जाके मेहनत करे? किसी को शौक नहीं है बुआ रे। शौक होता था घूमने जाते हैं, शौक होता था क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, ना कि काम करने जाते हैं। जैसे हम मुंबई गए तो हम गए 10 दिन के लिए, तो हम घूमने गए हैं, ये शौक पूरा करना इसको कहते हैं कि आप घूमे, होटल में गए, खाना पीना खाया, 1 लाख रुपये लेके गए, आराम से खूब घूमे खा पी के चले, वो हो गया आपका घूमना। मगर बुढ़िया व्यवस्था लेकर बैग लेकर वहाँ पे हम गए हैं, घूमने गए हैं मुंबई में। 1 साल के बाद हम आ रहे हैं मुंबई से, घूमने गए थे हम? घूमने नहीं गए थे, वहाँ पर नौकरी करने गए थे, काम करने गए थे, रोजी रोटी का सवाल था, रोजी रोटी कमाने गए थे, समझ गए ना? घूमना उसको नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मुंबई घूमे जाइए, घूमे थोड़ी जा रहा है, वो काम करने जा रहा है, समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पे क्या हुआ, जो भूमिहीन, देखिए यहाँ क्या है, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली का स्थापना हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन माने क्या? जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं। कृषक वर्ग लोग थे जिनको रोजगार की तलाश में शहरों का प्रयाण करना पड़ा, रोजगार चाहिए तो भाई शहर की तरफ जाना शुरू कर दिए लोग, क्या करें, मजबूर थे ये लोग, है ना? अगला क्या है, शहरों में किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों में या शहरों ने किन, शहर में सारे लोग पहुंच गए। कौन लोग? पहले थे पूंजीपति लोग, श्रमिक लोग पहुंच गए। अब जो जहाँ पे इतने लोग पहुंचेंगे वहाँ पे समस्या नहीं होगा। सबसे पहला समस्या आवास की समस्या, रहने के लिए घरे ना हो भैया, रूम रेट महंगा पे महंगा होते जा रहा है। इतना को रूम दिल्ली में लेंगे तो कम से कम 50 रुपया लेगा वो महीना का। इतना रूम शिवहर में लेंगे रूम, इतने वो खाली नीचे वाला फ्लोर, नीचे ऊपर पूरा फ्लोर की तो बातें छोड़ दीजिए, इतने फ्लोर का शिवहर में लेंगे ना तो कम से कम लेगा हमसे 12,000 रुपया या 15,000 रुपया महीना, इतने को रूम का। वो भी कहेगा 10 लाख रुपया एडवांस जमा किए तो 10 लाख रुपया एडवांस जमा कर दिए तो 10 लाख का महीना लगेगा, ना एडवांस जमा किया तो 20 लाख का महीना लगेगा। इसी शर्त रखता है वहाँ पे, सोच लीजिए इतने को का, आप सोच लीजिए। अगला है जलापूर्ति की समस्या, इतने लोग पहुँच गए, पानी कहाँ से आएगा? पानी का लेयर भी खत्म हो गया तो लोगों को पानी की समस्या होने लगा। पानी है तो पानी गिराने का समस्या है, पानी वो नहीं है पीने के लिए, मतलब पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है, नगर निगम का गाड़ी आता है, पानी के लिए पीना पड़ता है। उसके बाद प्रदूषण की समस्या, वहाँ पे लोग रहे कचरा फैलाएंगे, जहाँ लोग रहेंगे कचरा फैलाएंगे ही फैलाएंगे, मलमूत्र त्याग करवे करेंगे, थूक का खाड़ वगैरह फेंकवे करेंगे, पान गुटखा खेवे करेंगे, तो इसका समस्या, प्रदूषण की समस्या होगा। गाड़ी चलावे करेंगे, धुआं निकलवे करेगा, तो क्या प्रदूषण नहीं होगा? तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे जन्म ले लिया, कहाँ पे? शहरों में। ये सारी समस्याएं शहरों में जन्म ले लिया, क्योंकि गाँव में क्यों नहीं जन्म लिया? गाँव में भैया तो जनसंख्या कहाँ है, जनसंख्या उतना जितना अपना करौली गाँव है उतना में तो कितना करोड़ लोग रह जाएगा, 1-2 करोड़ लोग रह जाएगा। यहाँ पे 1000 नहीं पूरेगा आपको, 10,000 भी लोग नहीं पूरेगा, है? जल्दी जल्दी मरता है, नहीं कोई बीमारी होता है तो पहले ओकरे पकड़ता है, नहीं ये बात सही है। अब फिर भी तो अभी तुमको कहा दिया जाए कि गांव में रहोगे कि शहर में, वो घर बना के देते हैं इतना, वो शहर में रहोगे गांव में, ना सर शहर में रहेंगे हम, लाइए फिर भी लोग वहीं पर बाहर जाने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहाँ इनकम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो पैसा के चक्कर में तो भाई अपना लाइफ भी बर्बाद कर लो। नेक्स्ट देखिए, अब द्वितीय क्वेश्चन अगला है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। शहरों का विकास कैसे हुआ? तो आपको बता दिए कि कैसे कैसे शहरीकरण हुआ। वहाँ पे मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना मध्यकालीन जीवन के मूल्यों को 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था। पहले क्या था, गांव में सामंती व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जो पे सामंत हुआ करते थे, गांव में बहुत सारा चीज़ था, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया।
शहरीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ कि 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण हुआ। सबसे पहला क्या हुआ, शहर का विकास कैसे हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, उद्योगपति लोग आए, उद्योग लगाए, बोले तो पहले समझा दी, सब समझा दिए हैं आपको, समझ लिए। दूसरा क्या, विश्व के विशाल भूभाग पे औपनिवेशिक शासन की स्थापना। पहला तो उद्योगपति पूंजीपति लोग होने लगे, उद्योग लगाने लगे। अब विश्व में क्या हुआ, भूभाग औपनिवेशिक शासन की स्थापना, ब्रिटिश लोग आके अपने इंडिया पे आक्रमण कर दिए। अभी बहुत सारे देश थे, फ्रांस थे, पुर्तगाली थे, स्पेन थे, डच थे, और डच के लोग थे, है ना, और उसी में अमेरिका के भी हाथ मारने में कम नहीं रहा। सब क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, उपनिवेश बनाना शुरू किया। इससे शक्तिशाली देश था, और शक्तिशाली देश क्या करता था, कमजोर देश पर आक्रमण करके, आक्रमण क्या करना, उसमें जाके और उसका धीरे 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 गुलाम शोषण करना शुरू कर देता था। तो उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, तो इससे भी शहर बनना शुरू हुआ, क्योंकि अब अंग्रेज आएंगे तो झोपड़पट्टी में थोड़ी ना रहेंगे। अब 50 को अंग्रेज आ गए यहाँ पे, तो 50 को के लिए एक महल बनेगा बड़का सा। तो लोग से अरे भैया ये सब महल भी बनता है लोगों के रहने के लिए, तो शहर का विकास होने लगा, जाने के लिए रोड बनने लगा, उसके लिए उसके जाने आने का रोड भी बनना चाहिए ना, सड़क। अंग्रेज थोड़ी ना रहेंगे, उसका सारा व्यवस्था करके रहता था वो लोग। पूरा महल के चारों तरफ किला बनवाता था, किला, कि कोई आदमी आक्रमण नहीं करे हम पे। और ठीक है, कलकत्ता में बड़ा ज़मीन खरीद लिया, अभी कलकत्ता में उनका बनाया हुआ उस बिल्डिंग जो बनाया था रहने के लिए, वो भी सब है, टूटा नहीं, अभी भी है वो सब। वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया रहने के लिए अपना, वो महल जैसा एकदम राजा के महल जैसा महल बना के रखता था लोग। उस सारा कूड़क बनवाना शुरू किया, रेल का स्थापना करना शुरू कर दिया माल ढोने के लिए। आपका भारत में ट्रेन का स्थापना वही लोग किया था, अंग्रेज लोग। हम उनका बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं कि वो लोग भी किया था, मैंने तो कहीं ना कहीं ये हो गया। अगला क्या है, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, पहले ही पढ़े, लोकतंत्र का विकास धीरे धीरे होने लगा, तो शहरीकरण तो बढ़े करेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगला क्या, ग्रामीण और नगरीय जीवन का अंतर बताए कि तुरंत बताए, गांव और नगर में कैसे पहचान कीजिएगा भाई, तो गांव और नगर में पहचान करेगा। सबसे पहला, गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज्यादा। दूसरा नंबर, गांव में खेती बाड़ी होती है, पशुपालन होता है, यही आजीविका का मुख्य स्रोत है। और शहरों में क्या होता है, उत्पादन होता है। गांव में प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण, हाँ, गांव का वातावरण और प्राकृतिक है, प्राकृतिक माने कि एकदम प्रकृति जुड़ा हुआ है ना। गांव के क्या है, गांव में प्राकृतिक वातावरण है, स्वच्छ है। शहर में क्या है, प्रदूषित है, प्रदूषण ही प्रदूषण मिलेगा आपको। अगला क्या है, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शहर में अधिक अच्छा है, और गांव में क्या है, सबसे बेकार है। गांव में शिक्षा बहुत गिरा हुआ, यातायात वो भी गिरा हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं वह भी गिरा हुआ, और शहर में सब उन्नत होता है। नेक्स्ट, हाँ, शहर में आधुनिकता है, गांव में आधुनिकता बहुत कम है। शहर में आधुनिकता है, आपको लग रहा है कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, आप शहर में जाइएगा तो लगेगा जा हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं। आपको देखिए कि अपने आप पे शर्म आएगा कि भैया हम ही बेकार आदमी हैं, कितना फैशन में लोग डूबा हुआ है, इतना रंग का बाल कटाए हैं, इतना रंग के कपड़ा पहन के जो मतलब सब लोग गुजर रहे हैं, हम ही ऐसा झुलमकड़ा इस तरह का कपड़ा पहन के, तो लोग ऐसे भी फ्री में आपको कुछ दे देगा तो ले ले, समझेगा कि कुछ उस टाइप का आदमी। हाँ सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। शहर में इस तरह का कपड़ा पहन के जाइएगा ना तो लोग समझेंगे एकदम जाहिर गवार है। वहाँ से बेटा मॉडर्नाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा है। आज जो पर्व त्योहार में पहनते हैं ना, उससे ज़्यादा फैशनेबल जो है रोज़ पहनता है वहाँ पे लोग, रोज़ नए नए लुक में दिखाई देगा लोग। एक लड़का पहन या एक लड़की पर नजर रखिएगा, देखिएगा तो उसका ड्रेसअप हर दिन क्या, दिन में 4 बार चेंज होता होगा। आप एक ड्रेस पहन ले बने 4 दिन, एक ड्रेस पहन के 4 दिन क्या महीना भर दिख रहे हैं कि वो ड्रेस पहन के सब आ रहा है। हमको भी वही हाल देखते हैं, ज़्यादा कपड़ा नहीं, नॉर्मल 2-3 को कपड़ा है वही चेंज करके पहन रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसे एक दिन में 4 को चेंज कर देता है, और 4 को चेंज किया, वो 1 महीने ज़्यादा कपड़ा पहनेगा नहीं, वो कपड़ा फिर चेंज हो गया, वो फेंक दिया उसको। एक महीना पे रोज़ तक ड्रेस ही खरीदता हूँ, वहाँ पर ड्रेस इतना सस्ता है कि क्या कीजिएगा, 50 रुपये में एकदम फैशनेबल ड्रेस मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो ये कहीं ना कहीं आधुनिकता है शहरों में, गांव में नहीं है। गांव में नहीं अच्छा है, संस्कार बचा हुआ है ना, तो वहाँ पे संस्कार है कहाँ, संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रही शहरों की ना। और छोटे छोटे कपड़े पहन के कौन संस्कार दिखाई दे रहा है उसमें, छोटे कपड़े पहन के कौन सा संस्कार दिखाई दे रहा है उसमें, कोई संस्कार ही नाम की चीज़ नहीं है उसके, कोई संस्कार नहीं उसका। नेक्स्ट,
ध्यान नहीं, नगर में रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा है, गांव में रोजगार के साधन नहीं है। रोजगार के साधन होता तो गांव से लोग बाहर जाते हैं, काहे लग जाए भी नहीं करता। अगला, ग्रामीण स्तर बहुत निम्न होता है, नगरीय स्तर क्या होता है, उच्च होता है। गाँव के स्तर जो होता है रहन सहन वो निम्न है। यहाँ अभी भी बैठ के लोग चटाई में बैठ के खाते हैं, अभी भुइयाँ में बैठ के लोग खा लेते हैं, है ना। वहाँ पे देखिए हाई प्रोफाइल है, खाने का भी एक स्टाइल है, रहने का भी स्टाइल है, बहुत सारा स्टाइल है वहाँ पे। तो वहाँ पे ग्रामीण स्तर निम्न होता है और शहरों का स्तर क्या होता है, उच्च होता है। जीवन स्तर क्या होता है, उच्च। पहनावा, ओढ़ावा, बात विचार, खान पान सब हाई लेवल का होगा, यहाँ पे निम्न लेवल का होगा, लो लेवल का होगा। यहाँ पे जो औरत गाँव में होती है वो खाना के बेचारी खाना खिलाते खिलाते दिन में बीत जाता है उसका। खाना बनाएगा, सुबह पहले झाड़ू उठाया, सुबह में ऐसे बहारा, उसके बाद सब्जी उब्जी काटा, उसके बाद खाना उना बनाने के बाद बर्तन उर्तन मजते हुए खाना बना बनाते खाना पीना जब बना लिया तो वो चिंटू को खाना दिया। अब चिंटू खा के गया तो वो थैया मजे रहा है कि पिंटू आ गया। अब पिंटू को खाना दे ये रहा है कि अभी मिंटू जी आएगा, मिंटू के पापा भी आने वाले हैं। अब बेचारी 12 बजे तक खाना खिला रही है, 12 बजे खाना खिला तो उधर से दादाजी आए, खाना बन गए क्या, तो हाँ बन गई। तो खाना बेचारा दी, उसको खाना खिलाया, दादाजी को खाना खिलाते खाते फिर वो धोया हुआ 1-2 बज गया। अब 1-2 बज गया सोचा क्या अब तो थकल बारी दिन भर आराम कर लेते और तो आराम करने लगेगी। अब उठे तो 3 बज गया। अब 3 बजे शाम की व्यवस्था करना है, सब किने आटा है किने चावल है, सब बहाना उहाना काटना कुटना, सब्जी उब्जी लेकर आया चिंटू, उधर से सब्जी उब्जी कटाई हो रहा है, शाम तक खाना बना, मैंने दिन भर खाने खिलाने में ले जाता है। अब बर्तन धोने में थाली, सर में ऐसा नहीं होता, सर में टाइमिंग है, 7 बजे लंच है, 7 बजे साथ में बैठिए, 7 बजे के बाद आइए तो नहीं मिलेगा। हाँ तब कभी तो बहुत तो खाना बना के कौन रहेगा वहाँ पे, खाना लेकर कौन रहेगा वहाँ पे। 7 बजे टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का, लंच ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है। सब आदमी 7 बजे 8 बजे 9 बजे तब बैठिए सब आदमी, डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया। वो कौन खाना बनाया था, कुक आए थी, कुक ये खाना बनाने वाला कुक आया, वो खाना बना के टेबल पर रख दिया। अब 7 बजे 8 बजे ब्रेकफास्ट का, सब लोग 8 बजे बैठ जाएगा, राइट एकदम फिक्स। 5-10 मिनट आगे पीछे चलेगा वो बात अलग है, सब बैठ जाएगा आराम से खाना पीना खाएगा, सब अपना अपना काम को निकल जाएगा। फिर खाना का टाइम क्या बजे है, उतने बजे फिर 2 बजे खाना है तो फिर 2 बजे खाना बनेगा। वो मैंने आई मीन 2 बजे एकदम गर्मा गर्म, ऐसे सुबह बना कर रख दी तो 2 बजे खा रहे हैं, नहीं ब्रेकफास्ट बना अलग टाइम पे, खाना का टाइमिंग अलग है। 2 बजे खाना है तो 1 बजे मैंने बन के 2 बजे तक तैयार हो जाएगा। उसी समय हम गर्मा गर्म सब कुछ गर्म है, गर्म करके नहीं लाया है, अभी तुरंत बनाया है। हाँ उसका जो कुक है खाना बना कर रख दिया 2 बजे, फिर अपना झाड़ू पोछा किया, अपना साफ सफाई किया, फिर अपना रात को डिनर हो गया, डिनर का टाइमिंग हुआ। डिनर में पहले अब टिक लगवा देता है, टिक लगा कर रख देता है कि हमको ये चीज़ चाहिए डिनर में। उसका जो नौकर है अपना सब सामान बाजार से खरीद के लाया, बाजार में क्या सब सवाल स्टॉक रहता है, फ्रिज में रहता है सब कुछ रखा, निकाला आराम से। रात को खाना जो मेनू में टिक लगाया था वो रात को खाना में टिक बन गया, खाया चल दिया। रोज़ का रोज़ अपना होता है खाना डिनर, और ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया बीच में, उसके बाद में लंच किया, शाम को स्नैक्स लिया और रात को डिनर किया, बस हो गया। इस तरह का खाना का रूटीन होता है अपने गांव में। सुबह बना कर रख दिया, शाम तक ले खाओ, ज़्यादा सब्जी बन गया तो रातों में खाओ, और रात का उबर गया तो दिन में खत्म होगा तब ना बनेगा, कढ़ाई में रख लो। ये है आज वाले के समय ना है, पहले वो खाओ तब मिलेगा तुमको, ऐसा होता है ना। तो गाँव में स्टैंडर्ड है क्या, आज कल नहीं आए थे, कल आपका बैठिए देखते हैं कहीं लेकर से आ गए तो पढ़वा देंगे। देखिए देखिए नेक्स्ट बात को समझिए और क्या देखिए ध्यान दीजिएगा। रोजगार के साधनों में क्या होता है, अधिकता के कारण शहरों के लोग का जीवन स्तर, रोजगार ज़्यादा है शहर में तो वहाँ का जीवन का स्तर क्या है, तो पैसा का आमदनी बहुत ज़्यादा है भाई, वहाँ का स्तर चेंज होते जाता है, बढ़ते जाता है। जिसका शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में नया बदलाव लेकर आया है। लोगों के स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। शहरों में क्या हुआ, लोग स्वार्थी बनना शुरू कर दिए, अपने काम से मतलब दूसरे काम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वो पड़ोस की दादी बीमार पड़ जाएगी तो 10 वो आदमी अपना काम छोड़ देगा, चल जाएगा दादी का इलाज कराने। होता क्यों होता है। और शहर में जाइए, शहर में कोई आदमी मिलवे नहीं करेगा आपको। गांव में एक दादी बीमार पड़ गई है तो 10 आदमी उसके पीछे भी चले गए, अपना कोचिंग छोड़ दिया, कोनो अपना स्कूल छोड़ दिया, कोनो अपना काम छोड़ दिया, कोनो धान रोपना छोड़ दिया, चलिए दादी को इलाज करा के आएंगे, पहले ठीक ठाक होगी तब ना धान रोपाएगा, स्कूल जाएगा, छोड़ में जाना है। और शहर में दादी बीमार पड़ गया, मरने लगेगी तो चल जाएगा वो काम करने, और मर गया तो उसका मतलब आई मीन पड़ोसी को झाँकने नहीं जाएगा, घर के लोग हैं वो झाँकेगा देखेगा, वो बहुत मुश्किल से। हाँ वहाँ बीमार पड़ जाइएगा, कोई आदमी देखने नहीं जाएगा आपको, छोड़ देगा वैसे ही, वो पड़ोसी को नहीं जाएगा। आप जाइए वहाँ पे सब एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, वहाँ से बुलाइए, आदमी को भाड़ा पर लीजिए, उठा कर डालेगा वही में, वो लेके जाएगा, आदमी उपलब्ध है,
पैसा लेकर उपलब्ध है, फ्री में कोनो काम करने नहीं जाएगा आपका। पैसा लगाइए सब कुछ आ जाएगा आपका। गाड़ी उड़ क्या डोली में उठा के ले जाएगा हॉस्पिटल में, और पैसा लगाइएगा तब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई आदमी 10 आदमी जाता है जो हॉस्पिटल में साथ आता है, वो पैसा लेता है? हाँ लेता है पैसा? नहीं ना कहता तो हाँ, गाड़ी वाला ले लेता है वो अलग बात है। जो आदमी साथ आता है उसका पैसा नहीं लेता है, जाता है सेवा करने देखने। ये बार का शहर घूम लेते हैं कितना में बोला जाता है।